नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम ग्लोबल चश्मा। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। ईरान से कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और तस्वीरें हैं अयातुल्ला खामेनेई की, जो कि तेहरान की ग्रैंड मस्जिद पहुंचे, जहां से उन्होंने हजारों मुसलमानों को संबोधित किया और उससे पहले उन्हें नमाज भी पढ़ाई। जुमे की नमाज 2020 के बाद वो अब पहुंचे थे और इन तस्वीरों के खूब सारे मायने अब निकाले जाने लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल से संघर्ष ईरान का इस वक्त चल रहा है, उस बीच ये तस्वीरें सामने आना और जो संबोधन खामेनेई ने किया है, सभी मुसलमानों को इकट्ठा होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जो दुश्मन है वो मिस्र का भी है और इसी के साथ कई और मुस्लिम देशों का भी दुश्मन है, लेकिन मुसलमानों को इकट्ठा होना होगा और अपने दुश्मनों को हटाना होगा। हमारे साथ निपुण जी भी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, शिक्षाविद हैं, लेखक हैं। उनसे चर्चा हम लोग करेंगे कि आखिर खामेनेई का ये संबोधन और जिस तरीके से इजराइल पलटवार की चेतावनी अब दे रहा है कि ईरान ने जो पिछले दिनों गलती की उसका पलटवार हम करेंगे, उसका खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। उस बीच ये संबोधन आया है। निपुण जी, क्या मायने इसके निकाले जाएं और किस तरीके से ये चेतावनी इजराइल को अब दी गई है? देखिए चेतन जी, भी आपने जैसे कहा कि 4 साल के बाद खamenei साहब ने ये जुम्मे की नमाज पे इस प्रकार की तकरीरें दी, यानी कि अपना स्पीच दिया। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से पूरी भीड़ वहां पर आई हुई थी। इसके दो मायने निकाले जाए। एक तो ये मायना निकाला जाए कि ईरान के अंदर जो उनकी पकड़ है, उन्होंने अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की तरह से मैं इसको देख रहा हूँ। जो इजराइल ये कह रहा था कि जो खामनेई साहब हैं उनको लोग लाइक नहीं करते, वहां पे कूप हो सकता है, तख्ता पलट हो सकता है। और आपको याद होगा बेंजामिन नेतन्याहू ने जब स्पीच दी, उसके नेक्स्ट डे ही मिसाइल के द्वारा अटैक कर दिया गया था ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर, और खामनेई साहब जो थे बंकर चले गए थे। अब एक प्रोपेगेंडा कह लीजिए, ईरान तो ये कह रहा है ये प्रोपेगेंडा था, मैं कहीं नहीं गया था। खामनेई साहब आज ओपनली सबके सामने आके स्पीच दे रहे हैं, तकरीर दे रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो हम भयभीत होते, तो इस प्रकार का जलसा न करते, इस प्रकार की स्पीच न देते, इस प्रकार की तकरीर न देते। तो ये स्पष्ट है कि हम डरे नहीं है, हम मजबूती से इजराइल के सामने खड़े हैं। और जो वो एक डर का वातावरण, अब देखिए आजकल एक प्रोपेगेंडा और चलता ही है। जब इजराइल के ऊपर अटैक हुआ तो एक वीडियो चलाई गई कि देखो बेंजामिन जो है भाग रहे हैं, बंकर के भाग रहे हैं। ये बाद में चला वो फेक वीडियो थी, वो मैनिपुलेट किया जा रहा था, एआई के थ्रू बनाया गया था। तो ये चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पब्लिक में मैसेज जाता है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है डर रही है, भयभीत हो रही है। उस प्रोपेगेंडा को तोड़ने का प्रयास नहीं। ईरान में खामनेई साहब जो है वो बहुत मजबूत नेता है, जनता उनको सुनती है, जनता उनको मानती है, किसी तरह का खूब नहीं। एक मायना तो मैं मानता हूँ कि अपनी जनता को मैसेज देने का प्रयास, उनकी अपनी जो लीडरशिप है उसमें विश्वास दिलाना और जनता में जो भय डर है उसको खत्म करने का प्रयास था। दूसरा उनका कहना ये कि पूरी दुनिया का जो मुसलमान है इस्लाम के नाम पर एक हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, सब एक हो जाए। और उनकी कोशिश ये थी कि जो हमस है, हिजबुल्लाह है, वो क्या कर रहे हैं, वो एक हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और फिलिस्तीन की हक की लड़ाई है। उनकी जमीन है, उनको मिलनी चाहिए। देखिए, अगर हम भी बात करें, यूएन भी बात करें, भारत ने भी बात करें, भारत ने भी कहा है कि फिलिस्तीन को मिलना ही चाहिए और टू नेशन थ्योरी होनी ही चाहिए। लेकिन बात यह कि तरीका क्या हो, मेथड क्या हो, बात उसकी थी। देखिए, पूरा जो मसला स्टार्ट होता है 7 अक्टूबर को स्टार्ट होता है, और 7 अक्टूबर के बाद भी कुछ घटनाएं आपकी चलती हैं। आज हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया जा रहा है, ईरान और इसराइल आमने सामने आज खड़े हो गए हैं। लेकिन ईरान जो अपनी तकरीर दे रहा है, खामनेई साहब जो अपनी तकरीर दे रहे हैं, अपनी बातें जो बोल रहे हैं, क्या वाकई में इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कोई भी देश ऐसा है तो खामनेई साहब की तरह खड़ा है? मुझे आप एक देश बताइए जिसने हमस को लेकर स्टेटमेंट दिया हो, एक देश बताइए जिसने हिंदुत्व को लेकर बोला हो। किसी भी ने नहीं बोला। थोड़ा बहुत मलेशिया के सुर आपको सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन मलेशिया भी कौन, मलेशिया भी कहां पर, जो आपका मिडिल ईस्ट में नहीं है, देश के कोने में जो मिलिट्री पावर भी नहीं है। ठीक है, एक थोड़ा बहुत पाम ऑयल वगैरह बेचकर वो अपना माहौल बनाता रहता है मलेशिया, लेकिन अब मिलिट्री पावर नहीं है। आप देखिए सऊदी है, यूएई है। क्या एक बात में मन बार उठती है कि क्या फिलिस्तीन की हक की आवाज उठाने के लिए केवल ईरानी है? क्या सऊदी नहीं है, यूएई नहीं है? क्या उनको नहीं दिखता कि अगर हमस जो है
और इसके पीछे भी ईरान का क्या है। मकसद हो सकता है अगर सिर्फ ईरानी है? मैं उसमें भी आ रहा हूँ। मैं भाई ये कह रहा हूँ कि क्या और कोई भी कंट्री, हिजबुल्लाह का जो हसन नसरुल्लाह मारे गए, एक भी कंट्री ने हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर कोई समर्थन दिया, कोई वक्तव्य आया किसी भी इस्लामिक वर्ल्ड से, इस्लामिक दुनिया से? आप कहेंगे सर नहीं आया। हसन नसरुल्लाह के अलावा स्टेटमेंट ये जो आया, चाहे आप ओमान की बात करें, जॉर्डन की बात करें, आपका सऊदी की बात करें, यूएई की बात करें, उन्होंने कहा लेबनान की इंटीग्रिटी और लेबनान की सॉवरेनिटी का हम समर्थन करते हैं, लेकिन उन्होंने सदर लेबनान की बात नहीं की, हिजबुल्लाह की बात नहीं की। तो मैसेज बहुत क्लियर है। ठीक है, आप अपनी बात से रख सकते हैं, दुनिया में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये एक बात तो ये। दूसरा क्या था कि देखिए ईरान ऐसा क्यों करता है, वो बात एकदम मनीषा क्लियर है। ईरान ने हमेशा चाहा कि मैं जो हूँ इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हूँ और मुझे इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर के रूप में माना जाए। मैं ही इस्लाम के हक के लिए जहां भी मुस्लिम मतलब जाए, जहां भी प्रताड़ना हो रही है, मैं उनके लिए खड़ा हूँ। आप देखिए यही खामनेई साहब आज से एक हफ्ते पहले कश्मीर के ऊपर बयान देते हैं और क्या बोलते हैं कि कश्मीर में जातियां कर रहा है भारत, वैसे ही जैसे इसराइल गाजा में कर रहा है। अब ये स्टेटमेंट बहुत क्लियर पता चलता है कि ये दुनिया में कहीं भी अगर कोई भी मुस्लिम को लेकर कोई बात होगी, ये बोलने का प्रयास करते हैं, जबकि भारत का तो कोई मसला है ही नहीं। ये भारत के मसले को बनाने का प्रयास करते हैं। भारत में कश्मीर में कहाँ दिक्कत हो रही है? वहां इलेक्शन हो रहा है। हमस ने तो 2007 में इलेक्शन कराया था, 2007 से लेकर 2023 तक हमस ने इलेक्शन नहीं कराया। अब इलेक्शन के बगैर आप पावर में हो। हिजबुल्लाह कितनी बार इलेक्शन से वहां पर आया है, कितनी बार आपका लेबनान के अंदर इलेक्शन से आया है। हमारे यहाँ तो कश्मीर में लगातार इलेक्शन हो रहे हैं और अब इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन क्या दिखाता है कि आपके पास डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आप चल रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी में कोई ये कह सकता है कि अत्याचार हो रहे हैं? जहां जनता अपने मनपसंद की सरकार सुनने का अधिकार रखती है, तो मुझे लगता है इस प्रकार की बातें बोलकर कहीं ना कहीं ईरान अपने ही लोगों को एक वो मैनिपुलेशन की बात कह लीजिए, प्रोपेगेंडा की बात कह लीजिए, और जो उसकी वो एक महत्वाकांक्षा है कि मैं इस्लाम का लीडर बनूं, वो प्रदर्शित होती है। पर इस वॉर में एक नया घटनाक्रम जुड़ा है। आपने कल देखा हो, कल रशिया का जो सीरिया के अंदर एयर बेस था, उसके पास उसके जो वेपन स्टोरेज था, उसके ऊपर कल इसराइल ने क्या किया, मिसाइल उस पर हिट किया है। और जब मिसाइल हिट किया तो वहां जितने वेपन स्टोरेज में मिसाइल रखे हुए थे, वो सब क्या हो गए, ब्लास्ट हो गए। अब ये एक नया इसमें अपडेट है जो मैं देख रहा हूँ, ये काफी कम कवर हुआ है मीडिया के द्वारा, लेकिन ये बहुत बड़ा अपडेट है। अब इसराइल का कहना क्या था कि जो ये वेपन स्टोरेज है तो ये किसका, आपका रशिया का है, लेकिन ईरान जो है यहीं से आपका क्या करता है, हिजबुल्लाह को सप्लाई करता है और ईरान अपने मिसाइल भी स्टोरेज में रखता है। अब बात ये उठती है कि सीधा सीधा ये रशिया के वेपन स्टोरेज के ऊपर हमला किया गया है। हालांकि भी मैं बताऊंगा आपको कि सीरिया में क्या मतलब था रशिया के वेपन स्टोरेज को, भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन ये अब रशिया को भी हिट कर दिया गया एक तरह से। अब देखना अब दिलचस्प ये होगा कि रशिया क्या स्टेप लेगा या रशिया इसमें क्या बोलेगा। अभी तक तो रशिया का कोई स्टेटमेंट आया नहीं है, लेकिन अगर रशिया इसमें आता है तो बड़ी समस्या, एक बड़ा एक वॉर की ओर चीजें धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। और रशिया का देखिए क्या है कि रशिया जो है सीरिया में 2015 से है। 2015 में देखें तो जो आपका सीरिया है, सीरिया में गवर्नमेंट है असद की सरकार, और असद भी सिया सिया मेजोरिटी के हैं और सिया ही वहां पे क्या कर रूल कर रहे हैं। होता यह है कि अरब स्प्रिंग चलता है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर, और उस अरब स्प्रिंग क्या हुआ, यानी कि डेमोक्रेसी लाने का प्रयास, उसके बाद सीरिया की ओर भी जाती है, जिसको पूरा पंप किया जाता है वो अमेरिका के द्वारा किया जाता है। होती स्थिति यह है कि रशिया जो है असद के समर्थन में आते हैं, ईरान जो है असद के समर्थन में आते हैं, और उधर आपका अमेरिका जो है वो जो वहां पर आपके कौन थे जो परिवर्तन करना चाहते, डेमोक्रेसी करना चाह रहे थे, उनके पक्ष में आता है। इसमें दोनों पावर अमेरिका या रशिया आमने सामने थी। तब रशिया ने यहाँ पर क्या किया, एयर बेस बनाया अपना और वहां पर वेपन स्टोरेज रखा। तो मामला क्या है कि जो वॉर जो है आज इसका एक जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और अगर रशिया इसमें इन्वॉल्व होता है तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, बड़ी चिंता का विषय बन जाता है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत की हम बात करते हैं रशिया से हमारे संबंध भी अच्छे हैं, और हम एक बहुत बड़ी ऑयल सप्लाई, ऑयल क्या आपका इंपोर्ट करते हैं, चाहे रशिया से करते हो और चाहे ईरान से करते हो। तो हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है कि अगर दोनों ही इस प्रकार के वोट उलझेंगे तो हमारे लिए कहीं ना कहीं चिंता का सबब होगा। लेकिन जिस तरीके से खामेनेई है, अब आपने पहले उसका जिक्र किया कि जिस तरीके से उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स प्लेटफॉर्म पर, और भारत में कश्मीर में बताया कि मुसलमानों के साथ
ज्यादती हो रही है, उन्हें परेशान किया जा रहा है, जिस तरीके से इजराइल ने गाजा में किया, ये उन्होंने कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया। उसके बाद अब वो मस्जिद से संबोधन करते हैं नमाज के बाद कि भाई सब मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, सब मुसलमान जो देश हैं वो इकट्ठे हो जाएं। तो ईरान क्या करना चाहता है? क्या लीडर बनना चाहता है सब मुसलमानों का? मैंने कहा तो आपको, देखिए लड़ाई तो मेनली यही है। लड़ाई एक्चुअली 4 देश हैं। अब देखिए, एक तो ईरान है, एक सऊदी है, एक कतर है, एक टर्की है। टर्की अपने ऑटोमन एम्पायर के उस मानसिकता में है कि मुझे ऑटोमन एम्पायर दोबारा से लाना है। मैं दुनिया का क्या था, इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर था। लेकिन उसके पास में ना तो आज इतने बड़े वेपन की, मतलब ठीक है एक मिलिट्री पावर तो है, लेकिन इकोनॉमिकल नहीं है और किसी तरह का कोई कल्चर हेरिटेज नहीं है। जैसे सऊदी है, सऊदी पैसा है, लेकिन पैसे के साथ साथ उसको मक्का मदीना का क्या मिल जाता है, लाभ मिल जाता है। तो सऊदी जो है वो सुन्नी जो फंडामेंटलिस्ट हैं या सुन्नी जो मेजोरिटी है, वहां पर अपना प्रभाव अच्छे से जमा पाता है। और जो सुन्नी गुट है उसका लीडर निर्विवाद रूप से वो आपका सऊदी है। फिर एक कतर भी एक छोटा सा देश है, उसकी भी कई बार रह रह के इच्छा जागृत होती है कि मैं इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनूं, लेकिन उसका पैसा होने के बाद भी उसके पास में क्या है कि जिस प्रकार का कल्चर या रिलीजियस जो एज है जो सऊदी को मिला वो नहीं मिला है। अब इधर जो आपका ईरान है, ईरान जो है शिया मेजोरिटी को लेकर वर्ल्ड में, अब देखिए 4 देश आपके शिया मेजोरिटी के हैं, इराक, अजरबैजान और बहरीन और आपका ईरान। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, बहरीन जो है शिया मेजोरिटी होने के बाद भी वो हमेशा सऊदी के अकॉर्डिंग काम करता है। रीजन, क्योंकि सऊदी उसको अच्छा खासा फंडिंग करता है। तो बात है कि ईरान की मंशा शिया मेजोरिटी को बेस बनाकर इस्लाम का लीडर बनने की है कि वी आर द लीडर ऑफ द इस्लाम, हम इस्लाम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात सत्य है कि आज फिलिस्तीन की जो लड़ाई है वो ईरान लेके चल रहा है, लेकिन हमेशा ईरान लेके चला है। पहले यही सऊदी, जॉर्डन, इजिप्ट हैं, ये सारे कंट्री लेके चले। इन्होंने 3 बार अटैक किया इसराइल के ऊपर। आपका 1948 की बात करें, 67 की बात करें, यौम किप्पुर वॉर जो 1973 में हुआ था, इन्हीं सब देशों ने किया था। ईरान तो उसमें साथ में था ही नहीं इनके। ईरान तो जो आपका उठाता है मसला, किसका आपका इस्लाम का लीडर बनने का सब मैटर, ये तो 1980 के बाद की बातें हैं, बल्कि 85 के बाद की बातें हैं, जब अमेरिका और ईरान के संबंध खराब होते हैं। अब देखिए, अमेरिका को काउंटर करना है, अमेरिका को प्रति संतुलित करना है, तो तरीका क्या है कि अगर आप इस्लाम के नाम पर जितने भी लोगों को इकट्ठा करके अमेरिका इसराइल का इकट्ठा खड़ा कर दें, तो आप अपनी पावर में क्या बने रहेंगे। तो एक बात हमेशा याद रखिए चौधरी, मैं हमेशा बोलता आया हूं कि धर्म ने जो है ना, राजनीति ने हमेशा धर्म का प्रयोग किया है। तो ईरान भी यही काम प्रयास कर रहा है कि धर्म का प्रयोग करके राजनीति अपनी बनाए रखने के लिए, अपने आप को पावर में रखने के लिए, मैं कई बार इस प्रकार के इक्वेशंस देखता हूं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें एक और कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है कि जिस तरीके से ईरान ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है और जो भी कुछ करना चाहता है, मुसलमानों को कहता है कि आप इकट्ठा हुई, लेकिन इसराइल तो अपना काम कर रहा है। इसराइल तो सबसे निपट रहा है, इसराइल हमास से भी निपट रहा है, इसराइल हिजबुल्लाह से भी निपट रहा है, इसराइल ईरान को भी कहीं ना कहीं चेतावनी दे रहा है, उस पर भी हमले करता है, हमले करने की बात करता है। तो छोड़ तो वो किसी को भी नहीं रहा। चेतन जी, बात है ना, आपने कह दिया, लेकिन आपकी बात को सीरियसली किस देश ने लिया? मुझे बताइए, इस्लामिक वर्ल्ड के किसी भी देश ने, 1 साल करीब वॉर हो गया, आज 4 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर में 3 दिन रह गए हैं, 1 साल आपका वॉर हो गया, किस देश ने ईरान का, हमस का या हिजबुल्लाह का समर्थन किया? आज स्टेटमेंट दिया है, आज इन्होंने तकरीर दी है, हम देख लेंगे, कल तक देख लेंगे कि दुनिया का कौन देश है जो हमस और हिजबुल्लाह के पक्ष में खड़ा होगा। आप देखेंगे बिल्कुल भी कोई खड़ा नहीं होगा। रीजन क्या है कि देखिए, पॉलिटिक्स है, सब अपने अपने इंटरेस्ट के लिए बोल रहे हैं। पब्लिक को उस प्रकार से तैयार किया जाता है, जो मैंने कहा कि ईरान में खामनेई साहब जो अपनी सत्ता को लग रहा था वहां कूप हो सकता है, किसी तरह का फेरबदली हो सकती है, तो उनका ये शक्ति प्रदर्शन था, कहां पर ईरान की जनता के लिए, दूसरा आपका वेस्ट ब्लॉक के लिए भी, कि भाई अगर ऐसा कुछ करोगे तो हम भी आपको क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो उस तरह का एक मैसेज था। मुझे लगता नहीं दुनिया में इस प्रकार कोई असर होगा, क्योंकि मैं पहले भी देखता हूँ, अहमदी निजाद प्रेसिडेंट हुआ करते थे ईरान के, उन्होंने भी, जब अमेरिका और ईरान की टेंशन बढ़ी थी, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे अटैक किया था, फिर इराक पे अटैक किया था, उसके बाद ईरान की बातें होने लगी थी, तो उन्होंने साफ कहा था कि जो अमेरिका है वो इस्लाम के अगेंस्ट है। उन्होंने भी इस प्रकार का भाषण पूरे देश के लिए दिया था, लेकिन उस तकरीर का भी कोई ऐसा लाभ नहीं हुआ था। तो बात यह है कि आप जो बातें बोल रहे हैं, आपकी बातों को सीरियसली लेता कौन है, ये बात डिपेंड करेगी।
निश्चित है कि सिया मेजोरिटी जो आपके लोग हैं, सिया मेजोरिटी जो आम जनता है, वो निश्चित रूप से इस बात को देखेगी। और जो कूप की संभावना बताई जा रही थी, शायद मुझे लगता है उसमें विराम लगा है इस भाषण से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक चीज देखने वाली ये हो जाती है कि इजराइल एक तरीके से खूंखार नजर आता है, इधर ईरान जो है वो अलग मानसिकता के साथ चलने की कोशिश करता है। अब आगे जिस तरह का टकराव हम सोचते हैं कि अगर हो सकेगा तो आखिर क्या होगा। इधर से खबर ये भी आती है कि लेबनान से जो है हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, यानी कि ईरान जो है वो अलग स्ट्रेटेजी के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं संबोधित करते हुए मुसलमानों को यह कहता है कि आप इकट्ठा हुई, ऊपर से दूसरे रास्ते से वो तमाम जो चीजें हैं वो मुहैया कराता है हिजबुल्लाह को, और उधर हमास को भी मुहैया कराता है। तमाम जो चीजें हैं वो करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेलने की भी कोशिश करता है कि ठीक है, हम आगे आते हैं, जरूरी होगा तो हम इजराइल के साथ सीधे जो है बात करके जो है वो मिसाइल अटैक करेंगे, जिस तरीके से पिछले दिनों उसने किया भी। लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा होने की बात तो करता है, लेकिन कितना खड़ा है ये भी देखने वाली बात है। देखिए, अमेरिका, मैंने कहा भी था, हमने दो चार चर्चा की है, अमेरिका बिल्कुल भी इसराइल का साथ नहीं छोड़ेगा। देखिए, इसराइल जो है पूरे यूरोप के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था कि एक तो इसराइल का आप देखिए कि इसराइल का जो लोकेशन है, यूरोप, वेस्ट एशिया और साथ में अफ्रीका, तीनों को जोड़ने वाला देश है। और दूसरा, सुएज कनाल हो चुकी है पुरानी, वो नए कनाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो इसराइल से होकर जाएगी और उससे मेरिटाइम सी से क्या होगा, व्यापार होगा। ये तुम्हारे इकोनॉमिकल और आपका स्ट्रेटेजिकल इंटरेस्ट हुए। दूसरा, आप देखिए कि जो आप अमेरिका है, अमेरिका में एक बहुत बड़ी आबादी ज्यूस आबादी है, जो वहां पर एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल पावर है उन लोगों की। और वो लोग दोनों ही पार्टी क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। आप देखेंगे जब रिपब्लिकन पार्टी होती है तब तो बहुत ओपनली समर्थन इसराइल का होता है। इस बार तो आपका डेमोक्रेट पार्टी ओपनली समर्थन कर रही है। रीजन ये है कि उनको फंड चाहिए होते हैं उन ज्यूस कम्युनिटी से। और तीसरा, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का मेन बात यही है। और एक इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो इसराइल की आर्मी का चीफ कमांडर है वो अमेरिकन है प्रेजेंट में। अब आप सोचिए, अमेरिका इसराइल की जो चीफ इसराइल की जो आपकी आर्मी है, उसका चीफ कमांडर कौन है, वो अमेरिकन है। तो आप कैसे कह देंगे कि अमेरिका साथ छोड़ देगा। अमेरिका तो कह रहा है कि जब अटैक हुए तो जॉर्डन को भी उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर से लेकिन मिसाइल जा इसमें रहे हैं, एक उनको एक गिराओ। सवाल ये भी जुड़ जाता है निपुण जी, कि जिस तरीके से पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले होते हैं, जो हमास के लड़ाके हैं वो अंदर सीमा में भी घुस जाते हैं, कई लोगों को मारते भी हैं और उन्हें बंदी बनाकर ले भी जाते हैं। अगर इस वक्त जब हम इस स्थिति में हम बात कर रहे हैं, जब इजराइल जो है वो हमास से निपट चुका है, कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह से निपटने की कोशिश कर रहा है, उधर हूतियों से भी निपटने की कोशिश कर रहा है, ईरान से भी निपटने की कोशिश कर रहा है, तो क्या वो 7 अक्टूबर वाली घटना दोबारा नहीं दोहरा सकता है कोई? नहीं, देखिए, घटना तो हो सकती है और प्रयास भी किया गया था। आप याद कीजिए, जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया तो क्या उस दिन टेररिस्ट अटैक नहीं हुआ था इसराइल के अंदर। दो तीन लड़के वो लोग गन लेके निकले, वहां पे उन्होंने गोलियां चलाई। अब क्या था कि हिजबुल्लाह की ओर से इस प्रकार का एक्शन हो जाए, वहां घुसपैठ कर जाए। लेकिन देखिए, बात क्या है कि हमस का घुसपैठ करना आसान था, हिजबुल्लाह का घुसपैठ करना मुश्किल है, आसान नहीं है। हमस क्या है, हमस जो है आपका गाजा स्ट्रिप में रह रहा है। बॉर्डर में बहुत अंतर नहीं है कि आप कहते हैं कि बॉर्डर अंतर है। और सिंपल फेंसिंग की हुई थी, उनको उन्होंने प्लास वगैरह जो होता है से काटा, कटरा वगैरह से काटा और घुस गए अपने अंदर। और अंदर घुस कर कुछ आपका पैरासूट वगैरह से गए, कूदे अंदर जाके उन्होंने उठा के लिया। लेकिन इस प्रकार की कार्रवाई करने का आज दम कौन रखेगा। हिजबुल्लाह अगर इस प्रकार की कार्रवाई करता है, किस वजह से करेगा, उनका जो हिजबुल्लाह का और आपका ईरान का जो सॉरी इसराइल का जो बॉर्डर है, वो एकदम डिसाइडेड बॉर्डर है। इस तरह का बॉर्डर हमस का और आपका इसराइल का बॉर्डर नहीं था। वहां पर क्या था, देखिए, फिलिस्तीन जो है वो दो हैं, एक हमस वाला यानी कि आपका गाजा स्ट्रिप और एक आपका वेस्ट बैंक वाला। तो इनके आपस में कनेक्टिविटी के कारण बहुत ज्यादा क्या था, बॉर्डर में आप एकदम खींच के लाइन नहीं खींच सकते थे। लेकिन हिजबुल्लाह जैसी गतिविधि करने के लिए कि वहां पे जाके अंदर घुस जाए और लोगों को बंदी बना ले। और पहले से इसराइल इसके लिए अब तैयार है। तो पहली बार इस प्रकार का अटैक देखा गया था। हालांकि हम देखें तो एक योम किपुर जब वॉर हुआ था 1973 में, तो इसराइली क्या कर रहे थे, फेस्टिवल बना रहे थे और अपना उनका जो योम किपुर जो त्योहार होता है, तब उन पर इस प्रकार के अटैक हुआ था। जो भी ये 7 अक्टूबर को जो अटैक हुआ था, वहां पर हमस के लड़ाके जो घुस गए थे, तो ये उसी तरह का एक रिवाइज किया गया था। तो फिलिस्तीन इसराइल का जो बॉर्डर है, इसको बॉर्डर बोल रहे हैं,
रियलिटी तो पहले फिलिस्तीनी था ये, तो वो बहुत ही कंजेस्टेड बॉर्डर है, वो उस तरह का बॉर्डर नहीं जो दूसरे देश के साथ खींचे गए बॉर्डर से। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो अपील की गई है मुसलमानों से और 4 साल बाद नमाज पढ़ाने आए खामेनेई, जिस तरीके से संबोधित उन्होंने किया, इसका कितना असर पड़ता है। और उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम देश हैं, मुसलमान हैं, वो इकट्ठे हों और इस्लाम के बताए हुए रास्ते पर, कुरान के बताए हुए रास्ते पर वो चलें। और इजराइल को उन्होंने कहीं ना कहीं जो है वो धमकी जरूर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद निपुण जी आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमें मुहैया कराने के लिए, बताने के लिए कि आखिरकार ये जो संबोधन किया गया है इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने भी जाना कि आखिर क्या कुछ ये जो मायने हैं वो निकल सकते हैं, तमाम चीजें और भी आपको जानकारियां जरूर मिली होंगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।